अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सब के लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। एक ज़बरदस्ती और फ़नी वीडियो लेके आए हैं। पाकिस्तान को यहाँ रोस्ट किया जाएगा, पाकिस्तानी लोगों को भी रोस्ट किया जाएगा। देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इनका प्लान हम साफ बता रहे हैं आपको। ये पूरे आजाद कश्मीर को ब्लॉक करना चाहते हैं ताकि भारतीय फौज बहुत सुकून से आजाद कश्मीर में दाखिल हो जाए और पाकिस्तान आर्मी को मूव करने का मौका ना मिले। ये गेम प्लान है सारा, बाकी बकवास है सारा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू के शिया हो जिन्होंने पाक आर्मी पर हमले करके जवानों को जिंदा जलाया, या ये बदजात कश्मीरी हो जिनका ताल्लुक इस खंजीर की जमात से, शौकत मीर से। देख रहे हो विनोद, समय का पहिया जब घूमता है ना, जो इनके लाल होते थे, इनके जिगर के छल्ले होते थे कश्मीरी, आज वो बज्जात हो गए हैं। इसलिए कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। मैं खुद कश्मीरी हूँ, मेरा सारा खून कश्मीरी है, मेरा ननियाल कश्मीरी है। अच्छा, तो कश्मीरी कौन होते हैं? या ये बदजात कश्मीरी। लिहाजा मुझे पूरा हक है कि अपनी सफों में मौजूद बदजातों को मैं नाम लेकर कहूँ ये बदजात कश्मीरी है। एक और मीर जाफर मीर सादिक शौकर मीर कश्मीर में पैदा हुआ है, बदजात कहीं का बदजात कश्मीरी, जो कहता है कि हम पाकिस्तान से आजादी लेंगे, हम पर जुल्म हो रहा है कश्मीरियों पर। ये कर क्या सिर्फ रहे उसी लॉरेंस ऑफ अरेबिया की तरह, शरीफ मक्का की तरह, ये मदीना सानी इस पाक सर जमीन को अंदर से फाड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि यहाँ मुशरिकों और यहूदियों और खंजीरों के लिए रास्ता साफ किया जा सके। पूरी उम्मत को और कौम को नसीहतें की थी कि अगर तो अपने आप को कौमियत, लिसानियत, फिरका वारियत में तकसीम करोगे, तुम्हें कुत्ते और खंजीर की तरह जलील किया जाएगा। इस दुनिया में तुम्हारा नाम और निशान बाकी नहीं रहेगा। भैया, इस लाल टोपी ने अपना और अपनी पूरी कौम का भविष्य पढ़ लिया है। इसको ये पता चल चुका है कि अगर मुसलमान नहीं सुधरे और मुसलमानों के यही हालात रहे और ऐसी हरकतें रही तो आने वाले वक्त के अंदर इस कौम का नामो निशान मिट जाएगा। वाह भाई वाह। वैसे आज लाल टोपी बड़ा गुस्से के अंदर है, जिसको सुनने के बाद में ना आपकी बाँचें खिल जाएगी। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की आर्मी जो पीओके में रहने वाले कश्मीरी है उन पे क्या जुल्म कर रही है, क्या क्रैक डाउन कर रही है, उसकी आप लेटेस्ट अपडेट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम सीधे चलेंगे लाल टोपी के पास। रावलाकोट में ये चौथी मरतबा क्रैकडाउन किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। हर मरतबा खून बह जाता है और अगले दिन लोग फिर निकल कर आ जाते हैं। ये फजर की नमाज का वक्त था और मस्जिद वाली साइड से सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी शदीद शेलिंग की है और ये उस वक्त किया गया जब लोगों की तादाद जरा कम हो जाती है, क्योंकि आजाद कश्मीर में रावलाकोट के इलाके में काफी ज्यादा ठंड होती है। तो सर्दी की वजह से लोग उस वक्त शेल्टर्स में चले जाते हैं, वहां से जो मुकाम है धरने वाला वहां से हट जाते हैं और जैसे ही सुबह धूप निकलती है तो लोग वापस आ जाते हैं और फिर खवातीन भी पहुंच जाती हैं गुज़िश्ता 2 दिनों से और बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। कल जो मैंने मनाजिर देखे धरने के, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब तक इस धरने में इतने लोग कभी नहीं आए जितने लोग कल मौजूद थे। लेकिन रात के वक्त जब तादाद कम होती है तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने उस वक्त को चुना वहां पे क्रैकडाउन के लिए और अब तक डिफरेंट इतलात आ रही हैं। एक तो वहां पे इंटरनेट सर्विस बंद है, वहां पे मोबाइल फोन सर्विस बंद है, जितने लोगों से हम राब्ता करना चाह रहे थे किसी से भी राब्ता नहीं हो रहा था। अहमद फरहाद साहब वहां पे हैं, उनका गुज़िश्ता 10 घंटे से कोई इन्फॉर्मेशन, उनकी जानिब से भी 10-12 घंटे हो गए हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। कुछ और लोग जो वहां पे मौजूद है वहां से भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। तो जो टूटी मूटी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकल कर आई या कुछ मनाजिर हमने देखे वो ये है कि कुछ इतलात ये कह रही हैं कि 2 लोग जाँ बहक हो गए हैं, कुछ ये कह रही हैं कि 3 लोग फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक हुए हैं, जबकि शेलिंग से बहुत सारे लोग और फायरिंग से जख्मी भी हुए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें फौरी तौर पर एम्बुलेंसों में डालकर अस्पताल की जानिब मुंतकिल किया गया। जब भी लोग अस्पताल की जानिब जाते हैं तो वहां पे भी सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद होती हैं, वहां पे मार कुटाई की जाती है। हमने ऐसे मनाजिर देखे और मेरे मोबाइल फोन में अभी भी मौजूद हैं जहां नकाब पोश लोग डंडे लेकर अस्पताल के अंदर आते हैं और जो लोग जख्मी हैं उनके ऊपर डंडे बरसाते हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक है। लगातार ऐसी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं और ये पहले से जो टाउट्स हैं उन्होंने बता दिया था कि रात गए क्रैकडाउन किया जाएगा। अब इस क्रैकडाउन का फायदा क्या होगा? देखें, कश्मीरियों ने मुजामत की है, फौरी तौर पे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को वापस धकेलना शुरू किया और उसके नतीजे में ये हुआ कि क्रैकडाउन फिर एक मरतबा नाकाम हो गया। लोग जख्मी हुए, लोग शहीद हुए, लेकिन क्रैकडाउन नाकाम हो गया। अब देखना यह है कि जैसे ही दिन की रोशनी बढ़ेगी तो सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पे अपनी बालादस्ती कायम कर पाएंगी या फिर कश्मीरी दोबारा इकट्ठे होकर वहां पे कंट्रोल कर लेंगे। ये बड़ी बात है। मुख्तलिफ जगहों पे लोगों के छोटे बड़े एहतजाज और रैलियां निकलती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज से उनका आमना सामना भी होता है और जगह जगह रेंजर्स ने चेक पोस्टें बना दी हैं आजाद कश्मीर के रोड्स के ऊपर और नाकाबंदी की वजह से खाने पीने की अशिया आजाद कश्मीर में नहीं
نہیں پہنچ رہی، اور کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا، کشمیر کے لوگوں نے، کہ جان بوجھ کر کھانے پینے کی اشیاء کو روکا جا رہا ہے اور آنے والے وقت میں یہاں پہ ایک آزاد کشمیر میں قلت ہو سکتی ہے ان چیزوں کی جو لوگ کھانے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو سچویشن اتنی ایزی نہیں ہے، نہ سیکیورٹی فورسز کے لیے اور نہ ہی کشمیر کے لوگوں کے لیے۔ قائد اعظم نے اس وقت اس کینسر کے بارے میں فرمایا تھا، یو ناٹ اے سندھی، یو اے بلوچی، یو ناٹ اے پٹھان، یو ناٹ اے کشمیری، یہ پاکستان تم سب کا ہے، تم سب پاکستانی ہو، تمہاری اپنی حکومت اور ریاست ہے اب اللہ کے فضل سے تمہارے پاس۔ اس پوائزن آف پروونشلزم قائد اعظم نے لفظ استعمال کیا تھا، صوبائیت کا زہر، کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، اسلام سے بغاوت ہے، سیدی رسول اللہ کی امت کو پھاڑنے اور تباہ کرنے کے لیے کفار اور مشرکین کی سازش ہے۔ یہ بھڑکاتے ہیں ایک قوم کو کہ تم کو دوسری قومیں تم پر ظلم کر رہی ہیں۔ مہرنگ لانگوں کو بھڑکایا، بی ایل اے کو بھڑکایا کہ پاکستان تم پر ظلم کر رہا ہے، منظور خنزیر کو بھڑکایا کہ پاکستان پشتونوں پر ظلم کر رہا ہے۔ ایک اور میر جعفر میر صادق شوکر میر کشمیر میں پیدا ہوا ہے، بدذات کہیں کا، بدذات کشمیری، جو کہتا ہے کہ ہم پاکستان سے آزادی لیں گے، ہم پر ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں پر۔ یہ کر کیا صرف رہے اسی لارنس آف عربیہ کی طرح، شریف مکہ کی طرح، یہ مدینہ ثانی اس پاک سرزمین کو اندر سے پھاڑ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ یہاں مشرکوں اور یہودیوں اور خنزیروں کے لیے راستہ صاف کیا جا سکے۔ ایک پی ٹی آئی ہے، سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جس بلوچستان سے فوج نکالو، خیبر سے فوج نکالو، کشمیر سے فوج نکالو، تو فوج نکالو گے تمہارا باپ روکے گا مشرکوں کو وہاں پہ آ کے، تمہارا باپ روکے گا وہاں پر آ کے ہندوؤں کو، مشرکوں کو، افغانیوں کو، امریکیوں کو، اسرائیلیوں کو۔ امت کی اگر حفاظت ہو رہی ہے تو پاک سرزمین اور پاک فوج کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ان سارے دشمنوں میں تم ایک قدر مشترک دیکھو گے، چاہے وہ گلگت بلتستان سکردو کے شیعہ ہوں جنہوں نے پاک آرمی پر حملے کر کے جوانوں کو زندہ جلایا، یا یہ بدذات کشمیری ہوں جن کا تعلق اس خنزیر کی جماعت سے، شوکت میر سے، یا منظور پشتین کے خنزیر ہوں، یا مارنگ لانگوں کے دہشت گرد بدماش کمینے سیکولر لادین ذکری قادیانی کافر، تم سب ایک مشترک بات پاؤ گے، یہ پاک فوج اور پاک سرزمین کے پرچم کے خلاف ہے۔ انہی بدذاتوں کے بارے میں علامہ اقبال نے یہ فرمایا تھا، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تم اپنی بقا چاہتے ہو تو پاکستان اور امت مسلمہ تمہاری طاقت ہے۔ تم جتنے چھوٹی چھوٹی قومیتوں میں اپنے آپ کو تقسیم کرتے جاؤ گے، ذلیل ہوتے جاؤ گے۔ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، تم اس کے اندر مسلمانوں کی مختلف قومیں رہتی ہیں، لیکن وہ صرف تمہارا تعارف ہے، تمہاری طاقت تمہارا اتحاد ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سیدی رسول اللہ کو، وقت کے فرقان کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو، تفرقے میں تقسیم مت ہو جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور جو امت مسلمہ کو تفرقے میں تقسیم کرتا ہے وہ زمین میں فساد کرتا ہے، وہ واجب القتل ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کر اس کو سولی چڑھانا ہے۔ یہ شوکت میر حرام خور کا بچہ و بدذات، یا منظور خنزیر ہو، یا مارنگ لانگ ہو، یا سندھو دیش والے ہوں، یا وہ جو پنجابی سب نیشنلسٹ ہیں جو گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں، رنجیت سنگھ کا مجسمہ لگاتے ہیں لاہور کے قلعے پر، یا وہ بدذات ہیں جو کسی اور قومیت اور لسانیت پر چاہے مہاجر کے نام پر کیوں نہ پاکستان کو تقسیم در تقسیم کرتے ہیں، اس پاک سرزمین کی وحدت کو پارا پارا کرتے ہیں۔ پوری مسلمان دنیا میں انہوں نے قومیتوں، لسانیتوں، فرقہ واریت میں قوم کو، اس مسلمان امت کو جو تقسیم کیا ہے۔ شیخ مجیب کے بارے میں 1948 میں قائد اعظم نے فرمایا تھا، 47-48 میں قائد اعظم نے فرمایا تھا، جب اس نے بنگالی زبان پر فساد کیا تھا۔ قائد اعظم نے کہا تھا یہ 5th کالمسٹ تمہاری صفوں میں ہیں، یہ غدار ہیں، ان سے بچ کر رہنا۔ قائد اعظم کی تقریر تھی ڈھاکہ میں جس پر اس نے فساد کیا تھا۔ قائد اعظم کی تقریر کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا، خود مجیب کہتا ہے پہلے میں 1948 میں جیل گیا۔ اس نے جان کر بنگالی قوم کو امت رسول سے نکال دیا۔ پہلے یہ مدینہ ثانی کا حصہ تھے، پہلے ان کی آئیڈیالوجی لا الہ الا اللہ تھی، انہوں نے پاکستان سیدی رسول اللہ کے نام پر لا الہ الا اللہ پر بنایا تھا، انہوں نے جان کر اپنے آپ کو سیدی رسول اللہ کی امت سے الگ کر کے بنگالستان بنا لیا، بنگلہ دیش۔ جتنے ملک ہیں مسلمانوں کے تم دیکھتے ہو یہ قومیتوں کی بنیاد پر ہیں، اسی لیے بابا اقبال نے کہا تھا جو پیراہن ہے ان کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ ترکمانستان تو ازبکستان تو تاجکستان تو قازقستان تو افغانستان تو بنگلہ دیش، یہ قومیتوں میں جو تقسیم کیا ہوا ہے انہوں نے اپنے آپ کو، ان کے لیے تاجک امپورٹنٹ ہے ازبک کے مقابلے میں، ازبک امپورٹنٹ ہے قازق کے مقابلے میں، ان کے لیے سیدی رسول اللہ کی امت امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ان بنگالیوں کے لیے، نمک حراموں کے لیے
बांग्लादेश ज़रूरी था, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत और ताल्लुक़ और तक़वा ज़रूरी नहीं था। कौन सा घर है जिसमें इख्तिलाफ नहीं होता? इसका इलाज ये है कि तुम सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत को आग लगा दो। क्या हासिल कर लिया बांग्लादेश ने 50 साल में अलग होकर? क्या मुसलमान दुनिया में इनकी इज्जत है? क्या कुफ्फार पर उनका रोब है? क्या किरदार है मुस्लिम दुनिया में उनका? मछली पकड़ते रहते हैं, कपड़ा बेचते हैं, पतलूने बनियाने। दुनिया से क्या, दुनिया का बड़ी अच्छी जीडीपी है उनकी, इज्जत कितनी है? 2 कौड़ी की नहीं। तो ये पाकिस्तान में जो आज ये फसाद बर्पा कर रहे हैं नापाक, बाबा इकबाल फरमाते हैं कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तो तुम भी नहीं। क्या महारंग लांगों के लिए इस्लाम इंपॉर्टेंट है? क्या मंजूर खंजीर के लिए इस्लाम इंपॉर्टेंट है? क्या ये शौकत मीर जाफर हरामखोर का बच्चा, इसके लिए इस्लाम इंपॉर्टेंट है? शक्ल देखो इनकी, सबकी एक बात तुम कॉमन देखोगे, मकरूह शक्ल के जानवर होंगे ये। मंजूर खंजीर, वाकई इसको मैं खंजीर कहता हूँ, उसकी शक्ल देखो तुम्हें, अल्लाह तुम्हें इसकी असल शक्ल दिखाए, खंजीर की तरह पला हुआ है ये शौकत, और इसके साथ जो इसका टोला है बदजात कश्मीरी। जाहिर है कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान से प्यार करने वालों की है, हम उनसे मुखातिब नहीं है। जो पाकिस्तान का गद्दार है वो बदजात कश्मीरी है, जो पाकिस्तान से प्यार करने वाला है वो हमारा भाई है। मैं खुद कश्मीरी हूँ, मेरा सारा खून कश्मीरी है, मेरा ननियाल कश्मीरी है, लिहाजा मुझे पूरा हक है कि अपनी सफ़ों में मौजूद बदजातों को मैं नाम लेकर कहूँ ये बदजात कश्मीरी है। कश्मीरी वो है जो सैयद अली गिलानी का मानने वाला है, कश्मीरी वो है जो सईदी रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत करने वाला है, जो बुरहान वानी वाला है, ये कश्मीरी है। और हम इन कश्मीरियों को ओन करते हैं, ये हमारा खून है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई हैं। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, ये नापाक शौकत कश्मीरी जो अपने आप को कश्मीरी कहता है, ये बदजात है, ये कश्मीरी नहीं है, ये लानती लोग हैं, मरदूद लोग हैं, दीन और उम्मत से खारिज लोग हैं, सईदी रसूलुल्लाह के गद्दार लोग हैं, मुशरिकों के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं कि ये आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो जाएं। इनका प्लान हम साफ बता रहे हैं आपको, ये पूरे आज़ाद कश्मीर को ब्लॉक करना चाहते हैं ताकि भारतीय फ़ौज बहुत सुकून से आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो जाए और पाकिस्तान आर्मी को मूव करने का मौका ना मिले। ये गेम प्लान है सारा, बाकी बकवास है सारी। जिस तरह शेख मुजीब ने सारी बकवास खुराफात यही कि पाकिस्तान लूट के खा गया, पंजाब लूट के खा गया, हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये सारी खुराफात जो इस वक्त मारंग लांगो बकवास करती है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के वसाइल खा रहा है, मंजूर खंजीर भी बोलता रहता है पाकिस्तान हमारे मादनियात खा रहा है, असल मकसद कुछ और है। असल मकसद है अखंड अफगानिस्तान बनाना, असल मकसद है खवारिज को पाकिस्तान पर मुसल्लत करना, असल मकसद है इसराइल और भारत, ग्रेटर इसराइल और अखंड भारत बनाना। बीच में जो रुकावट है वो ये मदीना सानी सैयदी रसूलुल्लाह का पाक सरजमीन है, ये पाक फौज है, ये सब हिलाली परचम है। जो जाहिल इनके पीछे चल रहे हैं वो मुर्तद हो चुके हैं, उनके निकाह टूट चुके हैं, वो सईदी की उम्मत से फारिग हो चुके हैं, खारिज हो चुके हैं। अच्छी तरह समझ लो, मेरी बात मानो ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर में तुमने अल्लाह के पास जाना है, होगा वही जो हम तुम्हें अभी बता रहे। जो इन बदजात कश्मीरियों के पीछे चला, मारंग लांगों के पीछे चला, मंजूर खंजीर के पीछे चला, जहन्नुम के कुत्तों के साथ चला, BLA के साथ गया, उसका सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत और पाकिस्तान और मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जहन्नुमी है, ये मुर्तद है, ये वाजिबुल कत्ल है, ज़मीन में फसाद फैलाने वाले। ये सही है, जो की आवाज़ उठाए वो वाजिब कत्ल है, अल्लाह का दुश्मन है। वाह क्या ज्ञान है इनका, वाह लाल टोपी वाह। मुझे लगता है इस हिसाब से सबसे पहले तो तुम्हें लटका देना चाहिए। हाँ भाई हाँ। कि तुमसे ज्यादा मुनाफिक और तुमसे ज्यादा बेगैरत कोई नहीं है। बहुत बढ़िया। तुम अल्लाह के दुश्मनों के बनाए सोशल मीडिया पे आके वीडियो अपलोड कर रहे हो, इससे ज्यादा मुनाफिक चीज क्या होगी, इससे बड़ी अल्लाह से दुश्मनी क्या होगी। भैया पाकिस्तानियों, लाल टोपी जहाँ भी तुम्हें मिले सबसे पहले इसको लटकाओ भाई, सबसे ज्यादा वाजिब कत्ल ये बंदा है। हालांकि एक बार इसको पहले पकड़ लिया था कहीं लोगों ने और मारा था कार से निकाल के, उसकी वीडियो भी काफी वायरल हुई थी और मैंने अपलोड भी की थी, अभी मिल नहीं रही लेकिन वो मुझे। ठीक है जी। तो भैया लाल टोपी साहब की बातें सुनने के बाद में एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है, POK के अंदर जो पाकिस्तानी आर्मी कर रही है उससे पाकिस्तान से POK काफी दूर होता चला जा रहा है और पाकिस्तानी आर्मी को समझ में नहीं आ रहा है कि हम इन लोगों का करे क्या। अब इनके पाकिस्तान में ये हालात ये हो गए कि सिर्फ लाहौरियों को छोड़कर कोई भी पाकिस्तानी नहीं है, किसी को भी पाकिस्तान से प्यार नहीं है। चाहे तुम ऊपर की साइड में खैबर पख्तूनख्वा साइड में पठानों को देख लो, नीचे तुम बलूचिस्तान को देख लो और इधर की तरफ आप आ जाते हो POK में, तो वो भी पाकिस्तान से कोई खास मोहब्बत नहीं रखते। अब बताओ, ऐसी तो इनकी आर्मी जो अपने ही लोगों पे गोलियां चला रही है, उनको मार रही है, ये इनको पाकिस्तानी लगते ही नहीं है भाई। जो भी हक की आवाज उठाए और सीधा मारो उसको, काटो उसको। कितने बलूच लोगों को गायब करवा दिया भाई, गायब भी हो गए। लाल टोपी उनके बारे में कभी बात नहीं करेगा क्योंकि लाल टोपी आर्मी का पाला हुआ कुत्ता है।
खैर पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया, अब आप लाल टोपी को क्या बोलना चाहते हैं कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके अपना रिप्लाई कर सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही जी हैरान कुन वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से तो बहुत कुछ कहा जा सकता है और बहुत कुछ नहीं भी कह सकते, मजबूरी भी है, वो भी आप समझते हैं हमारे बारे में। मेन बात ये आ जाती है कि देखें यार, मैं बड़ा अलग सी सोच रखने वाला बंदा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इख्तलाफात जो हैं होते हैं, हर जगह पे इख्तलाफात हैं। इंडिया में देखने के खालिस्तान बनाने वाले अगर देखा, अमरपाल सिंह जो है एक बंदा नाम था, अमर जो है उसका नाम था, वो बंदा भी देखें कि इख्तलाफ रखता था, उसने भी काफी काम किया, उसको भी इंडिया ने उठाया और इंडिया ने उठाकर ऐसा गायब किया है, आज तक वो बंदा जेलों में ही है। इख्तलाफात हैं तो उसको देखें साइड पे लगाया। सारी एजेंसियां इस तरह के काम करती हैं और ये अना का मसला भी समझा जाता है। पहले जो है देखा जाए तो रशिया को तोड़ा, रशिया ने बहुत सारे मुल्क आजाद किए, तो देखें कि ये वक्त की बात है। आज जो है इस चीज को अना की कह लो कि साइड में लेके जाया जाता है कि अपनी अना पे बात लाई जाती है कि अगर हमारा मुल्क को कोई तोड़ेगा तो हमारे लिए एक बेइज्जती बन जाएगी। तो पाकिस्तान की कह लो कि जितनी भी अदारे हैं, इससे पहले एक बार हमारा मुल्क टूट चुका है। दोबारा जो है जहां जहां से भी कोई भी एजेंसियां काम करके वहां के लोगों का माइंड सेट चेंज अगर कर रही हैं, तो ये एजेंसियां अगर हमारी जो हैं पाकिस्तान की, वो बहुत सख्त कार्रवाई कर रही हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं वो बंदा हूं, तहरीके लब्बैक को मैं काफी ज्यादा सपोर्ट करता था। मुझे लगता था कि जब वो आएगी तो दीन आ जाएगा तो बड़ा कुछ होगा। तो ये मैंने बहुत अरसा जो है, मैंने सन 2016 से लेकर 19 से 20 तक मैंने उन्हें सपोर्ट किया है। तो हादम रजवी के जनाजे पे भी मैं गया हूं, मैं वो बंदा हूं। पर मैं ये समझता हूं कि जब मरीदके में इनके ऊपर जो हुआ था, तो ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी पार्टी उठे और किसी अपने मुल्क के अंदर फितना फसाद बर्पा कर दे और रास्ते ब्लॉक हो जाए, गरीब बंदे की जिंदगी अजीरन हो जाए। तो मैं तहरीक लब्बैक के मुखालिफ हुआ था और मैंने छोड़ दिया था। और जब ये मरीदके में जो कुछ हुआ उसे मैं सपोर्ट जरूर नहीं करता, पर एजेंसियां ऐसा काम करती हैं। एजेंसियों को कोई भी तंग करता है तो एजेंसियां ऐसा काम करती हैं कि वो बंदा जो भी आज देखें, जैसे अमृतपाल सिंह अगर आज तक सामने नहीं आया, इसी तरीके से हादम रजवी का बेटा, दोनों जो बेटे हैं वो गायब हो चुके हैं। उनको जहां कहीं भी ऐसा जगह पे डाल दिया गया है, कोई उनका अता पता नहीं है किसी को भी, ना तरीके लब्बैक वालों को पता है ना किसी और को पता है। तो मैं ये समझता हूं कि इस तरीके का जो काम है वो नहीं होना चाहिए कि एक मुल्क में रहने वाले बंदे दूसरे एजेंसी के हाथ में लग के अपने ही मुल्क के खिलाफ काम करेंगे। तो वो जो आज के हथियार हैं वो ऐसा काम करते हैं। देखें कि अगर बीएलए कितना अरसे से लड़ रही है, तो बीएलए के जहां भी वो अटैक करते हैं वहां से पाकिस्तानी फोर्सेस बड़ा नुकसान भी करवा लेती है, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ये अना की बात है, तो एजेंसियां ये भी पीछे नहीं हटेंगी। तो मुझे जैद अहमद की बातों से इख्तलाफ है, जैद अहमद की मुझे इन बातों से इख्तलाफ है कि पूरे कश्मीरियों को बुरा कहना। ये कहते हैं कि मैं चुने लोगों को कह रहा हूं, पर अगर सारे कश्मीरी बुरा मान जाए तो सारे ही बगावत कर दें, तो नहीं यार, इस तरीके से नहीं होता। सबको गाली नहीं देनी चाहिए, आप किसी को भी गाली नहीं दे सकते। कैमरे पे आके ज्यादा लोग जो है उन्हें उन चीजों को सुनते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है इसे अपनी अना पे वो भी ले सकते हैं, तो मसाइल बढ़ सकते हैं। और अगर देखा जाए तो जो इन्होंने एक मंजूर पश्तीन का नाम लिया है, तो मैं उसके बारे में मैंने काफी ज्यादा रिसर्च किया है। तो मंजूर पश्तीन के साथ एक बहुत बड़ी तादाद थी, जैसे अमृतपाल सिंह के साथ बहुत ज्यादा तादाद थी, इसी तरीके से मंजूर पश्तीन के साथ भी बहुत ज्यादा तादाद थी। अगर उसको गाली दी जाएगी तो वो सारे लोग भी उसके मुखालिफ हो जाएंगे। वो भी आप देखें कि इसके कहने पे चलकर या उस रास्ते पे चलकर जो है, जैसे देखा जाए तो वो बंदा चल रहा था। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे इख्तलाफात करके मुल्क के लिए मसाइल बन सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि गाली देना किसी मसले का हल नहीं है। एजेंसियां खुफिया तरीके से काम करें। ऐसे बंदे जो होते हैं कैमरे के सामने आते हैं, किरदार शो करें, अपनी जबान शो करेंगे तो वो अपने लिए और अपने काम के लिए बदनामी का बायस बन सकते हैं। बिल्कुल जी, जाहिद हामिद जो है, जिस तरह से जाहिद हामिद ने बातें की हैं और जिस तरह से कश्मीरियों को कहा कि ये जलील हैं, ये कमीने हैं, ये फलाने हैं, ये डींगे हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना मेरे ख्याल में बिल्कुल जो है वो गलत है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपको इख्तलाफ है, आपको कुछ चीज़ जो है वो गलत लगती है, गलत आप अपने नैरेटिव के मुताबिक जो है उसको गलत साबित करना चाहते हैं तो लॉजिक के साथ करिए। इस तरह से जो घटिया जुबान है वो इस्तेमाल करके अगर आप किसी को गलत कहेंगे तो वो सरासर गलत है। और अपने हक के लिए आवाज उठाना कोई जुर्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं है।
کب کسی نے کہا کہ ریاست جو ہے وہ الگ کر دے، کشمیر کو الگ کر دے، کب بلوچیوں نے کہا کہ ہمیں الگ کر دو؟ ایسی بات نہیں ہے. ایسی بات ہے کہ وہ اگر اپنے بیسک حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، تعلیم ان کا حق ہے، اچھی صحت ان کا حق ہے، تو ان کو ملنا چاہیے. اس میں غلط کیا ہے؟ اپنی ریاست سے وہ نہیں کہیں گے تو وہ کس سے جا کے کہیں گے؟ رہی بات، انہوں نے بات کی کہ ہندوستان کی اور اس کے بعد اسرائیل کی اور دوسرے کنٹریوں کی کہ ہم نہیں چاہتے کہ کشمیر میں وہ آ جائیں اور یہ کر دیں وہ کر دیں. دیکھیں کشمیر کے جو لوگ ہیں نا، اب ہم تو پاکستان میں، ہمیں مریادہ جو ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اگر ہم آؤٹ آف کنٹری میں ہوتے تو پھر ہم زاہد احمد کو بتاتے کہ کس طرح سے اس کو اتر دینی ہے. تو پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم ریاکٹ جو ہے نا وہ حقیقت پہ کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کشمیر کے لوگ ہوں، پنجاب کے ہوں، سندھ ہو، خیبر پختونخوا، جو بھی ہو، ہر ایک انسان کو پورا حق ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے، اور جس ریاست میں وہ رہتا ہے، وہ پاکستان ہے یا جو کوئی بھی ہو، جہاں بھی اس کو کسی قسم کی کوئی دقت ہوگی، اس کی بیسک ضروریات پوری نہیں ہوں گی، تو وہ اپنی ریاست کے خلاف آواز اٹھانا اس کا جمہوری حق ہے، جو کہ اس کو ایک جمہوری کنٹری میں دیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا جمہوری کنٹری ہے، تو پھر یہاں پہ حق ہے کشمیریوں کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا. اور جو کشمیری ہو یا کوئی بھی ہو، اگر وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے تو وہ غدار ہے، وہ غلط ہو گیا، وہ ایجنٹ ہو گیا. ہمارے پاس نا یہ دو تین جو چیزیں ہیں نا، یہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے بڑی اچھی ہیں. ایک تو ہم اگر کوئی بولے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے، سیدھا کہتے ہیں نہیں کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے، یہ انڈیا کا چھوڑا ہوا بندہ ہے، یہ را کا ایجنٹ ہے. یا ہم کوئی مذہبی چیز کو ساتھ اٹیچ کر کے یہ اسلام کا دشمن ہے، یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، یہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں کر کے تو اس کو کوشش کرتی ہیں کہ جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے اس کو گھیراؤ میں لیا جائے، تاکہ وہ حق کے اوپر اور مزید لوگ جو ہیں وہ آواز نہ اٹھا سکیں. اب بنگلہ دیش میں جا کے کھڑے ہو کے اگر کہیں کہ آپ نے اردو بولنی ہے، آپ نے جو ہے بنگالی نہیں بولنی، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ ہمارے ساتھ رہنا پسند کریں گے. یہ کہتے ہیں جی کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ذلیل ہو رہا ہے، وہ خوار ہو رہا ہے. اچھا، ذلیل و خوار ہو رہا ہے. آج ان کا روپیہ جو ہے وہ ٹکا، ان کا ٹکا ہے اور ہمارا روپیہ ہے. ہمارا جو ہے وہ 1 روپیہ اور وہاں پہ 2 روپے بنتے ہیں، مطلب کہ وہ ہم سے اکانومی میں اوپر ہے. تو پھر ذلیل کون ہوا؟ اکانومی میں ہم سے اوپر ہے، جی ڈی پی ہمارے سے بہتر ہے، باقی ساری چیزیں ہمارے سے بہتر ہے. صرف اور صرف وہ چیز اپنائی جو ہم نے کبھی اپنائی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ملک کو تباہ کر دیا. ٹھیک ہے، ریڈیکل سوچ جو ہے نا، یہ کسی کنٹری کو بھی فنا کر دیتی ہے. ہم بڑے مسلمانیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ہم سے زیادہ بڑے مسلم سعودی عرب والے ہیں، دبئی والے ہیں، جو اوریجنل مسلم ہیں، جہاں سے اسلام شروع ہوا ہے. دیکھ لیں کہ آج دنیا کی کتنی زیادہ ترقی یافتہ کنٹریوں میں ان کا نام آتا ہے. ہم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، بلکہ ہمیں وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں. وہ پاکستانی پاسپورٹ دیکھتے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ بندے ہی ٹھیک نہیں. ہمیں تو وہ ایکسیپٹ ہی کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم کہتے ہیں جی کہ مسلمانیت کا ٹھیکہ جو ہے وہ تو صرف ہم نے لے رکھا ہے، باقی تو کوئی مسلم ہے ہی نہیں، اور نہ ہی ہم کسی کو مسلم ماننے کے لیے تیار ہیں. پاکستانی اس طرح کے لوگ ہیں. اور یہ زاہد احمد کی سوچ جو ہے وہ دیکھی، ہم نے سنی ہیں جو باتیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف ہم ٹھیک ہے، باقی ساری دنیا جو ہے نا وہ غلط ہے. باقی جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا وہ ایک سازش ہو رہی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے گا وہ ایک سازش ہی ہمیں نظر آتی ہے. تو ان چیزوں کو درست کرنا چاہیے. دیکھیں اختلافات ہوتی ہیں نا جو وہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، کوئی اتنی بڑھیا بات نہیں ہے، لیکن اختلافات کو دور کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے نا. ان چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے. وہاں پہ جائیں، وہاں سے لوگوں سے دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہے، دقت کیا ہے. واقعی وہ اپنے حق کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اب وہاں پہ عورتیں، بچے، سب لوگ نکلے ہوئے ہیں، تو کارن ہے تو نکلے ہوئے ہیں. وہ کارن آپ پوچھئے، آپ ان کے مسائل حل کریے. پچھلی دفعہ بجلی کا تھا، بجلی کا آپ نے حل کیا. کوئی وہ یہودی ایجنٹ نہیں نکلے، کوئی بریٹین ایجنٹ نہیں نکلے، کوئی انڈین ایجنٹ نہیں نکلا. انہوں نے بجلی لے کے تو چپ ہو گئے. اس دفعہ بھی ان کے مطالبات ہیں، وہ سنیں آپ، تو کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوگی. سب کچھ ان کو دیں جو ان کو چاہیے، تو معاملات جو ہیں وہ ہینڈل ہو جائیں گے. اگر نہیں دیں گے تو پھر تو بھائی اسی طرح سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور ہوتی رہیں گی.
बिल्कुल जी, अगर देखा जाए जो जैद हामिद ने देखेंगे बंगाली लोगों को इस बारे में बात की, जो इन्होंने पाकिस्तान में कश्मीरी हों या बलोची हों या अफगानी हों, इनके बारे में बात की, इसके साथ बिल्कुल भी हम जो है एग्री नहीं करते। गाली देना किसी भी मसले का हल नहीं होता। मैंने बहुत सारे इंडियन को देखा है, इन्होंने अगर देखा जाए खालिस्तानी लोगों को जवाब दिया है, तो मैंने देखा है कि उनको गाली दी, उनके बनाए हुए जितने भी नैरेटिव थे उसको काउंटर किया। मेजर गौरव आर्य को मैंने काफी अरसा सुन रहे हैं, उन्होंने भी खालिस्तानियों को जवाब दिया है। गाली देते हुए मैंने किसी को भी नहीं देखा, और वहां इख्तिलाफात आस्ता आस्ता खत्म होते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ अगर देखा जाए ये वीडियो जो भी मुखालिफ इनका देखेगा तो वो कहीं ना कहीं इससे इख्तिलाफ नहीं बल्कि वो बहुत ज्यादा जो है ऐसे लोगों को सामने देखने के बाद काउंटर करने की कोशिश करेंगे, मतलब किसी हद तक भी वो चले जाएंगे, क्योंकि गाली जो है आज का दौर है वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। तो इन्होंने इंडियन को भी गाली दी है, इन्होंने इसराइल के बारे में भी सख्त अल्फाज यूज किए हैं। तो ये मसले का हल नहीं, ये मसले क्रिएट करने की ये चीज है जिस तरीके की लैंग्वेज जैद हामिद ने यूज की है। ये दीजिए आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।